ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव में यूथ जो है, यूथ फैक्टर बेहद महत्वपूर्ण है। जिसके साथ युवा जाएगा उस सर पार्टी का हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रभाव हमको यहाँ दिखेगा। इसलिए मैं इस वक्त यूथ के साथ हूँ और मैं इस समय हूँ ग्वालियर के फलसफा रेस्टोरेंट में, जहाँ मेरे साथ कई यूथ हैं जो अपने विचार रखते हैं और बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। इस चुनाव के बारे में वो क्या सोचते हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल निशा आपसे है। निशा के बारे में मैं आपको बता दूं कि निशा राष्ट्रीय स्तर की डांसर हैं और कई स्टेज शो और कई प्रोग्राम उन्होंने किए हैं और एक अपनी पहचान रखती हैं ग्वालियर क्षेत्र में। निशा, सबसे पहले तो क्या लग रहा था कि 1.5 साल पहले जिसको हमने वोट दिया है या 1.5 साल पहले जो चुनाव हुए थे, इतनी जल्दी अप्रत्याशित रूप से चुनाव हमारे सामने आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमें इतनी जल्दी फिर से अपना चुनाव देना पड़ेगा। और कोरोना काल में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो बिल्कुल नहीं सोचा था। ये पर चुनाव देना बहुत ज़रूरी है यूथ के लिए, क्योंकि हम ही अपना चुनाव करेंगे तभी हम अपनी बात को रख पाएंगे। अच्छा, मेरे साथ मानसी मानसी है मेरे साथ। मानसी, क्या लगता है ये अप्रत्याशित चुनाव, सोचा था कि 1.5 साल बाद चुनाव होंगे? बिल्कुल नहीं। मतलब जब हम एक बार वोट देते हैं तब हम ये सोच के चलते हैं कि अगले 5 साल के लिए हम इस गवर्नमेंट को जज करेंगे, और जो अगर ये हमारे इवैल्यूएशन पे खरी उतरती है तो हम इसी को लेके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर रहा कि अब हमें सडनली वापस से चुनाव होंगे, वापस से वोट देना पड़ेगा। तो युवा सोच में है कि वो इस सिचुएशन में क्या करे, बट क्योंकि हम युवा शक्ति को जानते हैं, वो अच्छा ही डिसीजन लेंगे। ठीक है, बहुत बेहतर बात कही है कि युवा शक्ति समझती है अपने आप को, क्योंकि उसको ये मालूम है कि उसके पास एक ताकत है वोट की ताकत। और युवा जिस तरफ वोट करेगा, जैसा मैंने पहले कहा था कि वो बहुत प्रभावी, उस राजनीतिक दल का भविष्य भी बहुत उज्जवल होगा। हमारे साथ हनी है। हनी, क्या कहेंगे आपकी इतनी जल्दी दोबारा चुनाव, तो क्या यूथ इसके लिए तैयार था पहले से? मेरे हिसाब से तो यूथ तैयार नहीं था। जब 2018 में इलेक्शंस हुए थे तो ये बातें, जो बड़े बड़े वादे करते हैं नेता और जो एक लीडर वाली बात होती है, तो सब लोग ये चाहते थे कि जो वादे हो रहे हैं उनको निभाया भी जाए। लेकिन 1.5 साल में हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि वादे तो बहुत हुए लेकिन उन्हें निभाया नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन आई है। हाँ, इसमें बस यही है कि हमने जब 2018 में वोट दिया था तब ये सोच के दिया था कि 5 साल हैं, कुछ वादे हैं, पुरानी सरकार थी जो वादे नहीं पूरे कर पाए, या फिर नई सरकार आएगी उसने ज़्यादा वादे किए हैं। वो कहीं ना कहीं यही उम्मीद से वोट दिया था कि वो 5 साल पूरे कवर करेगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इसीलिए उपचुनाव, वो नए चुनाव भी ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ प्रोटोकॉल, राइट? तो वही होता है और युवा उसको फॉलो करेगा और मेरे हिसाब से फिर से सबको अच्छे से वोट देगा। आपको लगता है कि युवा वोट डालने निकलेगा? क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अप्रत्याशित चुनाव है, आपको लगता है कि यूथ इसमें रुचि लेगा चुनाव में? जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल से लेनी भी चाहिए। कहीं ना कहीं जो जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि युवाओं के लिए ये बहुत खास है, मतलब युवा ही इसकी दिशा तय करेंगे कि कहाँ जाता है ये चुनाव। तो मेरे ख्याल से युवा तो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट लेगा भी, वोट भी देने जाएगा, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट भी सही रिज़ल्ट जो आना चाहिए तभी आगे, जब हम सभी वोट दें जाकर। तो वोट तो देना चाहिए ही चाहिए। और युवाओं को तो, युवा जो मेजर पॉपुलेशन है इंडिया की, वो अगर आगे नहीं आएगी तो कौन आगे आएगा? अच्छा, मैं आप सबसे एक सवाल करूँगा। सवाल मेरा ये रहेगा कि आप लोगों ने चुनाव प्रचार में आपने देखा होगा सभी नेता चुनाव प्रचार में आए। इस बार चुनाव प्रचार कुछ ऐसा रहा कि कई अपशब्द बोले गए, किसी को कुछ टिप्पणी की गई। हम ये नहीं चाहते कि किसी भी राजनीतिक दल पे हम टिप्पणी करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इसको एक पॉलिटिकल डिबेट बनाएं। लेकिन क्या लगता है आपको कि इस तरह का, आप लोगों ने इससे पहले भी प्रचार देखे होंगे, इससे पहले भी चुनावी सभाएं देखी होंगी, आपको लगता है कि इस बार कुछ ज़्यादा बिलो द बेल्ट जाके प्रचार हुआ है? हाँ, बिल्कुल लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो इस बार चुनाव हो रहा है वो जनता की मर्जी से नहीं हो रहा है। जैसे हमारी मर्जी से हर साल 5 साल में चुनाव होता है जब हम जज करते हैं, तो इस साल जो चुनाव हो रहा है वो थोड़ा सा अलग ढंग से हो रहा है। कुछ पर्सनल चीज़ों को लेके या प्रोफेशनल, जो भी हमने देखा, हम सभी को पता है कि हम अखबारों में पढ़ते रहे, हमने न्यूज़ में देखा। तो जब किसी ना किसी के अंदर से कोई चीज़ होती है तो उस ज़ुबान पर ज़रूर आती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी के लिए अपशब्द बोलते हो, उसमें आप अपनी गुडविल ख़राब करते हो, और जो अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो आप ऐसी सरकार को
मतलब हम जनता को ऐसे सरकार के हाथ में नहीं दोगे ना जो अपशब्द बोलती है, क्योंकि जो आज किसी का सम्मान नहीं करेगी वो जनता का सम्मान कैसे कर सकती है। आपको लगता है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव में? बिल्कुल हो सकता है। मतलब अगर आप एक युवा की नज़र से देखेंगे तो आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं युवा समझता है कि जब नेता बहुत ज़्यादा डेस्परेट होने लगते हैं तब कहीं ना कहीं इस तरीके की भाषा हम उनकी स्पीचेस में देखते हैं इतना, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि ये चुनाव हमारी मर्ज़ी से नहीं हो रहे, ये वो 5 साल वाले रेगुलर चुनाव नहीं है जहाँ पे हम पहले से ही अपना माइंड बना चुके होते हैं या हम पहले से ही सोच के चल रहे होते हैं। ये एक सरप्राइज़ था और नेता भी इस बात को कहीं ना कहीं जानते हैं और उन्हें भी पता है कि ये मौका ऐसा है कि उन्हें इसका पूरा उपयोग करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में उनसे ये सारी चीज़ें होती हैं। और जैसा कि कहा कि ये गुडविल ख़राब करता है और अगर एक बार उनकी इमेज ख़राब होती है तो जैसा उन्हें लगता है कि सब भूल जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। हम सबको याद होता है कि कभी ना कभी उन्होंने ऐसा कुछ कहा था, ये पेपरों में आया था, ये इतने दिन तक मीम्स में चला था, ये यूट्यूब और इंस्टा पे वायरल रहा था, तो ये चीज़ें ऐसी भुलाई नहीं जाती। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि जब हम देखते हैं कि ये वो हैं जो यहाँ पे बहुत ही सम्माननीय बातें कह रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने ही कुछ समय पहले कुछ ऐसा कहा था जब हमें लगा था कि ये सही नहीं है, तो वाकई में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी, आप क्या सोचते हैं कि इस तरह के शब्दों का इस बार इस्तेमाल किया गया है चुनाव में? आपको लगता है यूथ उससे नाराज हुआ है? यूथ को लगा कि ये किस तरह की राजनीति है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप पॉलिटिकली एक लीडर बन के आते हैं लोगों से वोट मांगने, तो आप अपने फ़ायदे के लिए नहीं आते हैं, आप वहाँ पे आते हैं देश हित के लिए, समाज हित के लिए। और जब आप ये सब चीज़ें करते हैं आपको लगता है कि आप दूसरे की इमेज गिरा के शायद वोट में अपना फ़ायदा ले लेंगे, लेकिन आप फ़ायदा लेने की जगह पे ना कहीं आप सेल्फिश हो रहे होते हैं। आपको लगता है कि आप इमेज गिरा के वो कर लेंगे, जबकि उस टाइम पे ज़रूरत है आपको सिर्फ उतनी बात करने की कि देश हित में क्या ज़रूरत है और देश हित के लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं और उनके लिए हम क्या सॉल्यूशंस लाके उसके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। तो ये मेरा एक विचार है जो मैं मानती हूँ कि होना चाहिए। और रही बात सिर्फ उपशब्दों की जो लोग बोलते हैं, तो अब उन सब अपशब्दों से किसी का कोई आज तक भला नहीं हुआ, चाहे हम पुरानी हिस्ट्री उठा के देखें, चाहे हम आज की बात करके देखें। उससे ये पता पड़ता है कि आपके अंदर कितनी किसी के लिए कड़वाहट भरी हुई है, और वो देश हित में तो वैसे भी नहीं है ना। आप उसको करके आप क्या बदलाव ले आएंगे? कुछ नहीं। ठीक बात है। आप क्या सोचते हैं कि ये जो जिस तरीके का भाषा का स्तर गिरा है इस बार चुनाव में, तमाम बातें आई हैं, उसको दोहराने का कोई फायदा नहीं है, तो क्या लगता है कि एक मन में लगा कि यार ये राजनीति कभी सुधर नहीं सकती, राजनीति में कभी कुछ बदलाव नहीं हो सकता? जी बिल्कुल, जब ऐसे शब्द आते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ सरकार पता नहीं क्या हो रहा है, प्रत्याशी क्यों ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, जबकि युवा चाहता है कि उसको डेवलपमेंट की बातें मिलें, उसको पढ़ाई, नौकरी, इन सारी चीज़ों के बारे में बातें मिलें, रोड चाहिए अच्छी, बाकी जो चीज़ें हैं वो जो नेसेसिटी है वो उस पर बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें ना होते हुए इन चीज़ों पे इसलिए बात करनी होती है क्योंकि उस पर बात ही नहीं कर पा रहे हैं प्रत्याशी। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात कही है। इस पर क्या सोचते, क्या नेताओं के पास चुनावी मुद्दे नहीं होते जो वो इस तरह की बातें करते हैं, किसी के व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं या तमाम बातें करते हैं? तो क्या लगता है आपको कि मुद्दे नहीं होते हैं? मुद्दे तो होते हैं, मुद्दे क्यों नहीं होते हैं? मुद्दे होते हैं, बताने के लिए कुछ नहीं होता। मुद्दे शायद जनता के पास होते हैं बताने के लिए, और नेताओं का जो कार्य है वो है कि वो उन पर अमल करें, उनको एग्जीक्यूशन में लेके आएँ और कहीं ना कहीं एक नया एक इम्पैक्ट लेके आएँ, एक बदलाव लेके आएँ। जो युवा देखता है, जैसे हम देख रहे हैं ना कि आजकल सकारात्मकता की बात की जा रही है कि कोरोना काल रहा और इतना सब ये सब जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत नेगेटिव है, ये कहीं नकारात्मकता को बढ़ावा दे रहा है। तो एक सकारात्मक बदलाव आए, एक नया बदलाव आए, उसकी ओर युवा देख रहा है कहीं ना कहीं, और वो पॉइंट है, वो मेरे ख्याल से मुद्दा रहेगा और हमेशा रहेगा। जो व्यक्ति सकारात्मक की बात करेगा वो बढ़ेगा। इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि इस बार इस चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं आपकी नज़र में, जो युवा सोच के वोट देगा कि मेरे दिमाग में ये बात है और मैं इसलिए ये वोट दे रहा हूँ क्योंकि ये मुद्दा मुझे पसंद आया और इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो देखा जाए तो बहुत सारे हैं और हमेशा ही बहुत सारे रहेंगे। मुझे लगता है कि पब्लिक को सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा, जैसे क्योंकि कोई ना कोई पार्टी अगर चेंज होती जाएगी तब भी सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होगा। तो जैसे मुझे लगता है कि मेरा जो मुद्दा है कि एक तो गर्ल्स को हमेशा सपोर्ट मिलना चाहिए,
हमेशा ही मिलना चाहिए। जैसे कि लोग बोलते हैं लड़कियां पीछे हैं, लड़के आगे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गर्ल्स को सपोर्ट मिलना चाहिए। और आजकल यूथ, जैसे एक टाइम होता था पहले कि फादर के बिजनेस को बच्चे संभालते थे, बट आजकल यूथ बहुत आगे है। 20 साल की उम्र में बच्चा अपने दम पर पैरों पर खड़ा हो जाता है। जैसे तुम खड़ी हो गई तो मतलब मुझे लगता है कि एक बिजनेस वुमन या मैन या एक बिजनेस को आगे ले जाने वाला पार्टी होनी चाहिए। और जो मुझे मेन लगा इस बार कि हमेशा ही लगता है कि जैसे कि मैं प्रचार प्रसार देख रही थी पिछले 1-1.5 महीने से, तो गाँव में जाके किया गया या गाँव के बीच में किया गया, वो सारी चीज़ें ज़रूरी थी। पर यूथ का आना जो टेक्निकली, जैसे अगर हम देखा जाए तो इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, तो इस फ़ोन को काफ़ी पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है, तो आपको उनका भी ओपिनियन लेना चाहिए कि आप किस तरीके की सरकार चाहते हैं। तो आपको उनके बीच में भी जाना चाहिए था। तो मैंने ऐसी एक भी पार्टी नहीं देखी जो कि यूथ के बीच में जाके पूछे कि आप क्या चाहते हो, या आप क्या ग्वालियर, अगर हम ग्वालियर की बात करें कि आप ग्वालियर में क्या चाहते हो, या बच्चों आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मुझे जो लगता है कि ये मानना है कि ये चुनाव बहुत हद तक जातिगत समीकरण को सोचा गया है कि जाति किस तरह से सेट की जाए, किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र को, मतलब यूथ क्या चाहता है, डेवलपमेंट क्या है, वो उसके बारे में कुछ आप क्या सोचती हैं? मेरे हिसाब से हाँ बिल्कुल, जो मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं, बेहद ज़रूरी हैं, कहीं ना कहीं नेता उनसे एक कदम पीछे हो जाते हैं। जैसे कि इन्होंने बात की विमेन एम्पावरमेंट की, उसके साथ अगर मैं ऐड ऑन करूँ तो विमेन सेफ्टी, जो कि बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि जब भी हम न्यूज़ खोलते हैं हम एक चीज़ हमेशा पाएंगे जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं होती, और हमें समझ में आता है कि आज के टाइम पे, खैर ये तो हमेशा से चलता आ रहा था, पर आज के टाइम पे अगर हम गौर करें तो हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी पुलिस व्यवस्था जैसी है, और उस हिसाब से जो महिलाओं को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर जो इश्यूज़ होते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मध्य प्रदेश जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ की हम बात कर रहे हैं, ये सच होता नहीं है। और जहाँ तक हम दूसरे और मुद्दों की बात करते हैं तो एज अ यूथ व्हाट आई फील कि हम एडुकेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमने एडुकेशन प्रोवाइड कर दी है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप सभी से मेरा सवाल है कि क्या कारण है कि एजुकेशन, हेल्थ, ये चुनावी मुद्दे नहीं बन पाते? क्या लगता है आपको? क्या हमारी जातिगत समीकरण कुछ ऐसे रहते हैं कि राजनीतिक दल उस पर फोकस ना होके पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर कुछ लोगों पे, गांव पे, या मतलब किसान, या फोकस रहते हैं कि हम एजुकेशन और हेल्थ, ये इशू क्यों नहीं बनते? मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक वीकनेस आई है वो ये है कि हम हर चीज़ में फाइनेंशियल अपने बेनिफिट्स देख रहे होते हैं। हम भूल जाते हैं उस टाइम पे कि और भी चीज़ें हैं जिनका जो डेवलपमेंट है वो उस टाइम पे काफ़ी ज़रूरी है। तो ये एक इशू है। अब अगर हम बात करें कि हम हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा देंगे तो आप कैसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, और वहीं पे अगर आप ये कहें कि हम आपका ऋण माफ़ करने को तैयार हैं, या आपको ज़्यादा पैसे ऐसे देंगे, या आपको इन सब चीज़ों में सब्सिडी देंगे, तो लोग आपको जल्दी वोट देंगे। तो ये मेरा एक पर्सनल मानना है कि ये चीज़ें हो रही हैं, और लोगों को ना एक सॉफ्ट टारगेट बना के ना इन चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जा रहा है इमोशनली। मेरे हिसाब से भी यही है कि जो शॉर्ट टर्म गोल देख रहा है वोट देने से पहले, जब ना कि लॉन्ग टर्म गोल। अगर आप एजुकेशन और हेल्थ देखेंगे, वो आपको कम से कम 10 साल बाद उसमें इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि वो पूरी चीज़ें ग्राउंड पे होंगी और पूरी शुरू होंगी, उसी हिसाब से होगी। अगर जबकि आप लोन माफ़ बोलेंगे तो एक दिन में आएगी सरकार और कर देगी, तो वो शॉर्ट टर्म गोल हो जाता है, और उसी में आजकल जो वोट देने वाला है उसी में खुश रहता है कि कम से कम कुछ तो मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होना चाहिए कि ये मुद्दे जनता डिसाइड करे कि ये मुद्दे होने चाहिए और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव हो रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं वो इस उद्देश्य से अगर चुनाव में खड़े होते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर ज़िले का या शहर का या प्रदेश का भला करना है, विकास करना है, और इस उद्देश्य से अगर वो खड़े होंगे तो शायद चुनाव में मुद्दों की बात होगी। अभी वो जिस उद्देश्य से खड़े होते हैं वो उद्देश्य कुछ पर्सनल है, वो पार्टी विशेष से एक दूसरे से जीतने के लिए खड़े होते हैं कि मैं इससे जीत जाऊँ और उससे जीत जाऊँ। वो ये नहीं देखते कि मुझे ये प्रदेश संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने के लिए क्या करना है। उसके लिए वो ना तो अपनी ओर से खुद को तैयार करते हैं,
ना वो उस चीज़, जैसे हम जब बात करते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, कलेक्टर कोई व्यक्ति बनता है, कोई युवा एसएससी क्लियर करता है या पीएससी क्लियर करता है, उसके लिए वो तमाम तरह के एग्ज़ाम देता है, मेहनत करता है, योजनाओं को पढ़ता है, अपना ज्ञान इकट्ठा करता है, तब जाके वो एग्जीक्यूशन स्टेज पे आता है। एंड यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर ये सब काम नहीं किए जाते हैं। जब हम चुनाव के उद्देश्य की बात करते हैं, जो प्रत्याशी हैं वो ये नहीं देखते कि मुझे विकास करना, तो वो कैसे किया जाएगा उसकी कोई योजना नहीं बनाते। वो इस चीज़ की योजना जरूर बनाते हैं कि मुझे उससे जीतना है, उस पार्टी विशेष के प्रत्याशी से जीतना है, मुझे खुद को ऊपर उठाना है। जब तक ये रहेगा तब तक मुद्दों की बात कैसे हो पाएगी? अच्छा, आपको ये एक सबसे बड़ा नारा चला था टिकाऊ, हालांकि कुछ पॉलिटिकल चर्चा जरूर मैं बढ़ रहा हूँ सर, लेकिन टिकाऊ और बिकाऊ एक नारा चला था, शिवराज वर्सेस कमलनाथ चला था। तो आपको क्या लगता है कि नारे क्या हैं, क्या नारे हैं कि टिकाऊ बिकाऊ चलेगा, शिवराज वर्सेस कमलनाथ चलेगा? आपको लगता है चुनाव हुए जो ठीक हुए हैं या चुनाव नहीं होने चाहिए थे? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि चुनाव अभी तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने अगर एक दूसरी पार्टी चुनी थी तो वो इसलिए चुनी थी कि 15 साल से एक पार्टी आ रही है, तो देखते हैं, या पूरी जनता ने ये डिसाइड किया कि हम एक नए इंसान को मौका देखते हैं कि वो क्या चेंज करेंगे। तो आप इतनी जल्दी किसी को जज नहीं कर सकते, एक साल के अंदर आप किसी को जज नहीं कर सकते। उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो वो एक साल ही मिला हमको, 1-1.5 साल। आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल, मैं इनकी बात से अग्री करती हूँ कि हम में से किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी अगर चुनाव होंगे, तो बेशक हम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, पर क्योंकि अब चुनाव आ चुके हैं तो हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी होना पड़ेगा और वोट डालने भी जाना पड़ेगा और अपनी चॉइस और अपनी पावर को दिखाना भी पड़ेगा। मुझे तो ये लगता है कि जैसे आपने कोरोना काल की बात करी ना, तो कोरोना चुनाव के बीच में नहीं आया, मतलब कोरोना चुनाव के बीच में आया है, चुनाव कोरोना के बीच में नहीं आए हैं। क्योंकि जब ये अप्रत्याशित चुनाव का जो ये आया है कंडीशन, ये जो सिस्टम बना, ये कोरोना से पहले ही हो गया था। तो कहीं ना कहीं कोरोना बीच में आया है इस रेगुलर जो हमारी चीज़ें होने वाली थी उसके बीच में। हाँ, ये है कि जिस तरह से हमने बाकी सब विभागों में और बाकी सब जगह हमने सिस्टम बदल दिया, हल्का हल्का कुछ चीज़ें ऑनलाइन आ गई, कुछ चीज़ें बदल दी गई, तरीके बदल दिए गए, व्यवस्थाएं बदल दी गई, वैसे ही चुनाव करने का व्यवस्था भी बदल दी जानी थी, या उसे ऑनलाइन कर देना चाहिए था, या कुछ एक नया तरीका लाना चाहिए था, ताकि दोनों चीज़ें बराबर रूप से व्यवस्था बनी रहे। उस पर अगर ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर रहता। जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने बोला कि जैसे शादियों में अपन ने बोला था कि 50% कैपेसिटी पे होगा, लेकिन अपन देख रहे हैं रैली तो पूरी कैपेसिटी पे हो ही रही है। और पूरा ग्वालियर, जैसे आज ही पेपर में आया था कि रैली आधे शहर में लेकिन शहर पूरा बंद, तो वो कहीं ना कहीं अपन कंट्रोल कर ही सकते थे उसी कारण। वही चीज़ है, जैसे कोरोना, जैसे आकाश जी ने बोला कि कोरोना आया है बीच में चुनाव के, तो उसी हिसाब से अपन को प्रिपेयर भी होना चाहिए था, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। और वो उसको मीडिया, आप लोगों को क्या लगता है कि सोशल मीडिया इस चुनाव में कितनी बड़ी ताकत के रूप में सामने आ रहा है? सोशल मीडिया पर जैसे कि हमने देखा कि लोगों ने कैसे स्पीच दी है या कहाँ कहाँ गए सभी लोग, सारे प्रत्याशी, तो वो हमने सोशल मीडिया पर ही देखा। तो जैसा कि आकाश जी का कहना था, मुझे बिल्कुल सही लगा कि जब इतना दिमाग लगाया गया तो चुनाव को भी ऑनलाइन कर सकते थे, क्योंकि आज अगर किसी को भी कोरोना होता है तो आप कैसे, तो गवर्नमेंट कैसे बचाएगी आपको? गवर्नमेंट तो क्वारंटाइन कर देगी आपको, और क्वारंटाइन में फिर किसी से मिलने, फिर आप मर रहे हो या जी रहे हो, आपको वही खाना खिलाएगी जो उनकी चॉइस है, तो तब तो गवर्नमेंट नहीं आएगी। पर अभी गवर्नमेंट को वोट चाहिए। जब पूरे भारत में 35 या 40 लोग थे, तब मोदी जी ने बैन लगा दिया था पूरे भारत पर, तब लोग आपस में भी एक दूसरे के घर जाने में भी कोरोना हो रहा था। पर कल जब हम वोट डालने जाएंगे और एक ही लाइन में खड़े रहेंगे, तो क्या तब हमको कोरोना नहीं होगा? तो गवर्नमेंट अगर सीरियसली, अगर गवर्नमेंट हमारे बारे में सोचती, चाहे वो कोई भी सरकार हो, अगर वो जनता के बारे में सोचती, तो ये चुनाव को अभी नहीं होना चाहिए था। सोशल मीडिया कितना आपको लगता है कि अब इफेक्टिव हमारे बीच में होने लगा है? कितना उससे हम कितनी राय बना पाते हैं? सोशल मीडिया हमेशा से ही इफ़ेक्टिव था। अगर आप गौर करें तो 2014 के चुनाव के समय पे भी, जब हम देख रहे थे कि जगह जगह हमें एक प्रत्याशी हर जगह दिख रहे थे, और उसी की वजह से हम ये समझ रहे थे कि हाँ, शायद इनका कुछ आगे चल के होने वाला है, या ये बहुत आगे चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे उनका बहुत बड़ा दबदबा था। और हर बार की तरह इस बार भी सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि एक बहुत ही मेजर रोल निभाता है। बिकॉज़ जब हम बात करें युवा की, क्योंकि हमारा मेन सेंटर पॉइंट बात का वही है कि युवा, तो युवा सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताता है? सोशल मीडिया। और
युवा ही नहीं, अगर हम थोड़ा एज कैटेगरी में थोड़ा आगे भी चलते हैं तो अब हम वो भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे हर कोई इंसान अपना सबसे ज़्यादा समय यहीं बिताता है, तो कैसे ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेजर रोल नहीं निभाएगी। बिल्कुल ठीक बात कही। सोशल मीडिया जो है बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। 2014 जिस चुनाव का आपने जिक्र किया है और कहा भी ये जाता था कि वो चुनाव सोशल मीडिया पर ही लड़ा गया था। तो ये हमारे साथ ग्वालियर के कुछ यूथ थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। बहुत साफ है, चुनाव है, लेकिन मतदान जरूर करेंगे, लेकिन ये चुनाव उनको लगता है कि अप्रत्याशित है, ये समय नहीं था चुनाव का, कोरोना काल चल रहा है, लेकिन वोट जरूर करेंगे। और हम भी सबसे अपील ये करते हैं कि वोट जरूर करिए, क्योंकि मतदान जो है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लोकतंत्र में अगर आपको किसी ने कोई हथियार दिया है तो वो मतदान दिया है। तो मत अवश्य करें, वोट जरूर डालें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और निश्चित रूप से चुनावी मुद्दे हैं और यूथ ये भी सोचता है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ है और जो नेताओं की जुबान फिसली है, जो वो मुद्दों से भटके हैं, वो युवाओं के दिमाग में सेट है, उनके दिमाग में है कि हाँ ये चुनाव, इस बार का चुनाव अलग है। इस बार के चुनाव में मुद्दों पर नहीं हुआ, इस बार का चुनाव जो है आपसी अपशब्दों में बीता है प्रचार। तो ये भी उनके दिमाग में है और निश्चित रूप से अब हमें देखना होगा कि ये यूथ जो है वो किस पार्टी की तरफ जाता है, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि यूथ जिधर है उधर ही उस पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल है। कैमरा अश्विनी के साथ जुगल किशोर शर्मा, ग्वालियर।